क्या आपने कभी सोचा है कि जब पुलिस किसी को बगैर वारंट के पकड़ती है तो उसे कानून की ज़बान में क्या कहते हैं, या फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होता है? अक्सर लोग इन अल्फाज में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से अपने हुकूक का दिफा नहीं कर पाते। हम पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उन बुनियादी सेक्शंस को समझेंगे जो हर शहरी को पता होने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ टूबा बरीजो और आप देख रहे हैं टूबाज लीगल लैब। हमारा मकसद है लीगल लिटरेसी यानी कानूनी शऊर को आसान बनाना। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 4 से सेक्शन 17 तक का सफ़र करेंगे। ये सेक्शंस हमें बताते हैं कि कानून की डिक्शनरी क्या है और कोर्ट्स कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 4। ये इस पूरे कोड की डिक्शनरी है। इसमें हर उस लफ्ज़ का मतलब बताया गया है जो क्रिमिनल केसेस में इस्तेमाल होता है। बेलेबल वीएस नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें जमानत आपका हक है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये जज की मर्जी पर होता है। कॉग्नाइजेबल वीएस नॉन कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल केस में पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जैसे मर्डर या रॉबरी। नॉन कॉग्नाइजेबल में वारंट जरूरी होता है। कंप्लेंट। जब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत करते हैं कि कोई जुर्म हुआ है, उसे कंप्लेंट कहते हैं। याद रखें, एफआईआर और कंप्लेंट में फ़र्क होता है। इंक्वायरी वीएस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है सबूत जमा करने के लिए। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है, ये देखने के लिए कि ट्रायल शुरू होना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें अहमद की साइकिल चोरी हो जाती है। अहमद थाने जाता है। अगर पुलिस सबूत जमा करने के लिए मौके पर जाती है तो ये इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर अहमद सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और मैजिस्ट्रेट खुद मामले की छानबीन करता है तो वो इंक्वायरी है, और क्योंकि चोरी संगीन जुर्म है तो ये कॉग्नाइजेबल केस बन जाता है। सेक्शन 5 ये बताता है कि पाकिस्तान में जितने भी जराइम पाकिस्तान पेनल कोड पीपीसी के तहत आते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सिर्फ सीआरपीसी के मुताबिक ही होगा। अगर कोई और लॉ है तो वो भी इसके रूल्स को फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मर्डर पीपीसी 302 किया है तो उसका केस कैसे चलेगा, विटनेसेस कैसे आएंगे, ये सब सेक्शन 5 की वजह से सीआरपीसी ही तय करेगा। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सेक्शन 6 हमें बताता है कि पाकिस्तान में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है। हाई कोर्ट के बाद 2 मेन क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, पहला सेशंस कोर्ट, दूसरा मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट्स की भी 3 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये क्लासिफिकेशन इसलिए है ताकि जुर्म की सीरियसनेस के हिसाब से सज़ा सुनाई जा सके। मिसाल के तौर पर छोटी मोटी लड़ाई का केस थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट सुन सकता है, लेकिन संगीन जुर्म जैसे मर्डर का ट्रायल हमेशा सेशंस कोर्ट में ही शुरू होता है। इस सिस्टम से अदालतों पर बोझ कम होता है। सेक्शन 7 कहता है कि हर प्रोविंस मुख्तलिफ सेशंस डिवीजन्स में तकसीम किया जाएगा, जो आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। सेक्शन 8 प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये ताकत देता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट को मजीद छोटे हिस्सों यानी सब डिवीजन्स, तहसील्स में बांट सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे सिंध एक प्रोविंस है, इसमें हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर हैदराबाद बहुत बड़ा हो जाए तो हुकूमत इसे सब डिवीजन्स में बांट देगी ताकि शहरियों को अपने ही इलाके में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट मिल सके और उन्हें दूर न जाना पड़े। शहरी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि 1. अगर पुलिस बगैर वारंट अरेस्ट करे तो पहले पूछें कि क्या ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। 2. अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट सेक्शन 4 दे सकते हैं। 3. हमेशा अपने इलाके के मैजिस्ट्रेट की क्लास का पता रखें ताकि आपको सही फोरम का इल्म हो। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको सीआरपीसी की बुनियादी बातें समझ आ गई होंगी। टूबाज लीगल लैब का मकसद आपको कानून सिखाना है ताकि कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। तसव्वुर कीजिए, तारांकन आपको किसी कानूनी मसले का सामना है और आपको कचहरी जाना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर आपको पता चलता है कि वहां तो मुख्तलिफ किस्म की अदालतें हैं। कोई सेशंस कोर्ट है, कोई मैजिस्ट्रेट की अदालत। क्वेश्चनिंग, आखिर इनमें फ़र्क क्या है? कौन सा जज किसके नीचे काम करता है और किसके पास कितने इख्तियारात हैं? अगर आपको इन सवालात के जवाब नहीं मालूम तो आप अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी इंटू के सेक्शन 9 से सेक्शन 17 की तरफ। इनको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये सेक्शंस हमारी कोर्ट स्ट्रक्चर की बैकबोन हैं। इनको समझना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि इंसाफ का निज़ाम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 9 की। ये सेक्शन कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में है।
इसके मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी और वहां एक सेशंस जज अपॉइंट करेगी। इसके अलावा वर्कलोड को देखते हुए गवर्नमेंट एडिशनल सेशंस जजेस और असिस्टेंट सेशंस जजेस भी लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कीजिए लाहौर डिवीजन में केस बहुत ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट वहां नए एडिशनल सेशंस जजेस अपॉइंट करेगी। अगर किसी वजह से गुजरांवाला के जज साहब मौजूद नहीं तो लाहौर के जज को वहां का चार्ज भी दिया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 12 पर। ये मैजिस्ट्रेट्स के बारे में है। हुकूमत किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करती है। इनका एक मखसूस इलाका होता है जहां वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सेक्शन 14, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट। कभी कभार हाई कोर्ट की सिफारिश पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी खास बंदे को किसी खास केस या खास एरिया के लिए मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे देती है। मिसाल के तौर पर प्राइस कंट्रोल या एनक्रोचमेंट के लिए अक्सर स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। उनका काम सिर्फ उन्हीं कुछ स्पेशल केसेस को देखना होता है ताकि जनरल कोर्ट्स पर वर्कलोड कम हो। क्या आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट्स अकेले ही नहीं बल्कि मिलकर भी फैसला कर सकते हैं? सेक्शन 15 के तहत हुकूमत 2 या 2 से ज्यादा मैजिस्ट्रेट्स को एक बेंच की सूरत में बैठने का कह सकती है। और सेक्शन 16 हुकूमत को ये ताकत देता है कि वो इन बेंचेस के लिए रूल्स बनाए। मसलन, कौन से केस सुने जाएंगे, बेंच कब और कहाँ बैठेगी, और अगर 2 मैजिस्ट्रेट्स की राय अलग हो तो फैसला कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत सेंसिटिव क्रिमिनल केस है तो बजाय एक मैजिस्ट्रेट के एक बेंच बनाया जा सकता है। अगर 2 मैजिस्ट्रेट्स में इख्तिलाफ मतभेद हो जाए तो मेजॉरिटी का फैसला माना जाएगा। अब सबसे अहम बात, इन सब का बॉस कौन है? सेक्शन 17 के मुताबिक तमाम मैजिस्ट्रेट्स और बेंचेस सेशंस जज के मातहत होते हैं। सेशंस जज ही तय करता है कि काम कैसे बांटा जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट सेशंस जजेस भी सेशंस जज के नीचे काम करते हैं। और अगर सेशंस जज मौजूद ना हो तो उनकी जगह एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज अर्जेंट एप्लीकेशन सुनने का इख्तियार रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें आपने जमानत की दरख्वास्त देनी है और सेशंस जज छुट्टी पर हैं, तो सेक्शन 17(4) के तहत एडिशनल सेशंस जज उस दरख्वास्त पर फैसला कर सकता है। आपका कानूनी हक रुकता नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अदालती निज़ाम में हायरार्की कैसे काम करती है। कानून को समझना मुश्किल नहीं है, बस सही रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कानून समझने की ज़रूरत है, और मज़ीद ऐसी कानूनी मालूमात के लिए टूबाज़ लीगल लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं खुद उनका जवाब दूंगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं हूं आपकी होस्ट तूबा बरीजो। अल्लाह हाफिज़।